हेलो एवरीवन। तो आज डिस्कस करने वाले हैं क्वांटम मैकेनिक्स की इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर जेस्ट जो अक्सर पूछी जाती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम नंबर 1 डी बॉक्स की प्रॉब्लम है। ए पार्टिकल ऑफ मास m इज कंटेंट इन वन डायमेंशनल इनफाइनाइट वेल एक्सटेंडिंग फ्रॉम x equals to minus l by 2 to plus l by 2 if a particle in its ground स्टेट गिवन बाई जो ग्राउंड स्टेट के अंदर वेव फंक्शन है वो गिवन है। नहीं भी दिया होता तो भी अपन निकाल सकते थे, क्योंकि सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, उसके करस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड स्टेट होगी वो एन की ओड वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होगी। यहाँ से देख के बता सकते हैं अपन। ठीक है, तो वेव फंक्शंस खुद ने गिवन है यहाँ, तो आसानी हो गई। ठीक है, द वॉल ऑफ द बॉक्स आर मूव सडनली टू फ्रॉम ए बॉक्स एक्सटेंडिंग। पहले जो वॉल की लेंथ थी वो माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू थी। ठीक है, अब सडनली जो वॉल से वो एक्सपांड कर दी कितने से, माइनस एल टू प्लस एल। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल बी इन ग्राउंड स्टेट आफ्टर द सडन एक्सपांशन। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो साइन का मोड का स्क्वायर ही तो होती है। तो इस कंडीशन में अपने पास क्या गिवन है, दो केस गिवन है। दो केस अगर गिवन है तो इस वाली कंडीशन के लिए वेव फंक्शंस लिख लूंगा मैं सबसे पहले जो गिवन है खुद से, और इस वाले ये भी सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, तो इस वाले के लिए वेव फंक्शंस लिखना कोई बड़ी बात तो है नहीं, तो ये वेव फंक्शंस लिख दिया मैंने यहाँ से। इसके लिए इसको नाम दे दिया फाई प्राइम। ठीक है, तो रूल 2 और लेंथ कितनी है, टू टू तो 12 हो जाएगी कोस एन पाई एक्स अपॉन 12, और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस इसके करस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस लिख दिया। अब एक तो ये था वेव फंक्शंस, और एक अपने पास ये दो वेव फंक्शंस हो गए। तो इन दोनों का इनर प्रोडक्ट ले लूं मैं, स्केलर प्रोडक्ट ले लूं और उसका मोड का स्क्वायर कर दूं, तो वही तो प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो इनर प्रोडक्ट लेने के लिए क्या करूंगा, ये वेव फंक्शन की फॉर्म में, तो यहाँ से इसका कांस्टेंट लिखा बाहर रूट 2 अपॉन एल, और इसका रूट 1 अपॉन एल। और लिमिट हमेशा जो है, लिमिट लिमिट का स्पेशली ध्यान रखना है कि लिमिट हमेशा जो सडन एक्सपांशन से पहले वाला वेल होता है उसकी लिमिट लगानी है हमेशा। तो यहाँ पे ये वेल गिवन है इनिशियल, तो हमेशा लिमिट ये वाली लगेगी माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू। ये चीज रिमेम्बर रखनी है। ठीक है, तो यहाँ से लेंथ लगाए, ये सॉरी लिमिट लगाई माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू, और ये जो इवन फंक्शन है तो इसको मैं 2 को आगे लिख दूं, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करके और 0 से एल बाई टू लिख दूं। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये बन जाएगा यहाँ से इस तरह से 2 कोस पाई एक्स अपॉन एल और कोस पाई एक्स अपॉन 2 एल। अब देखो ये वाला जो फॉर्मूला होता है 2 कोस ए कोस बी का फॉर्मूला तो ध्यान रखना ही पड़ेगा। तो कितना होता है कोस ए माइनस बी प्लस कोस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से ये कांस्टेंट बार चल ही रहा है, और 0 से एल बाई टू और कोस ए माइनस बी कितना हो जाएगा पाई एक्स अपॉन एल, और प्लस इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और अलग अलग करके लिख दिया मैंने ये, और 0 से एल बाई टू एड करेंगे ए प्लस बी को तो 3 पाई एक्स अपॉन 2 एल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये तो कांस्टेंट है ही सही, तो कोस का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन, और इसका करेंगे कांस्टेंट का तो पाई अपॉन 2 एल आ जाएगा। 0 से एल बाई टू लिमिट लगा देंगे यहाँ से, कोस का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन साइन 3 पाई एक्स अपॉन 2 एल, और जो कांस्टेंट है वो नीचे आ जाएगा, लिमिट लगा देंगे 0 से एल बाई टू कांस्टेंट, और ये इसमें एल बाई टू पुट आउट करेंगे तो कितना होगा पाई बाई फोर। पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी जाएगी 1 बाई रूट टू, और 0 पुट आउट करेंगे तो 0, और यहाँ से कितना होगा 3 पाई बाई फोर बनेगा। ये 3 पाई बाई फोर की वैल्यू कितनी होती है 1 बाई रूट टू, और 0 की वैल्यू 0। तो ये इसको सोल्व करेंगे तो ये रूट टू से रूट टू तो हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो हर जगह कैंसिल आउट हो गया, एल से एल भी हर जगह कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना बचा 2 अपॉन पाई, और यहाँ पे बचेगा 2 अपॉन 3 पाई। तो इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 अपॉन 3 पाई। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे इनर प्रोडक्ट का मोड का स्क्वायर कर देंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अब इसी क्वेश्चन को विद इन सेकंड के अंदर ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं अपन। ट्रिक क्या बोलती है कि जब भी कोई वन डायमेंशनल बॉक्स हो और उसकी जो लेंथ है वो चेंज हो रही हो, तो इस यहाँ पे क्या सिनारियो है माइनस एल बाई टू से इस तरह लेंथ चेंज हो रही है। ठीक है, अगर इस तरह लेंथ चेंज हो रही है तो, और ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रोबेबिलिटी पूछी अपन से,
तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी निकालने का, होता है 16a b³ अपॉन पाई स्क्वायर b² माइनस a² का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर पाई a अपॉन 2b। अब यहाँ पे जो केस फर्स्ट था उसके अंदर जो वॉल जो इसकी लेंथ थी वॉल्स की वो हो जाएगा a, और सडन एक्सपांशन के बाद जो लेंथ आएगी वो हो जाएगी b। तो a और b की वैल्यू अपन को पता चल गई, तो जस्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट आउट करनी। ये यहाँ पे ये फॉर्मूला लिख रखा, इसके अंदर a और b पता चल गया तो कुछ है नहीं, जस्ट वैल्यू पुट आउट करी यहाँ से। 16 तो आ गया, b a की वैल्यू कितनी थी l/2 और b की l³ यहाँ से पाई स्क्वायर l² माइनस l² का होल स्क्वायर कोस स्क्वायर, ये कितना बन जाएगा, ये कोस स्क्वायर पाई/4 बनेगा। तो पाई/4 कोस पाई/4 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसको यहाँ से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 9l⁴ और 16 जो 4 का स्क्वायर होगा तो ऊपर चला जाएगा 16, तो इसको कट आउट करेंगे तो ये वही आंसर आ जाएगा जो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करके सोल्व हुआ है। ठीक है, तो ये अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है प्रोबेबिलिटी की वॉल्स चेंज हो रही है वो अक्सर आती रहती है जेस्ट के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ये भी वन डायमेंशनल बॉक्स का ही प्रॉब्लम्स है। A normalized eigenfunction and eigenvalue of the Hamiltonian of a particles confines to move between एक 0 से l लेंथ का एक असिमेट्रिक पोटेंशियल वेव गिवन है। ठीक है, उसके लिए वेव फंक्शंस पता है ही सही सबको, रूट टू अपॉन ए साइन एन पाई एक्स अपॉन ए, एनर्जी पता है एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, सब कुछ गिवन रहता है क्वेश्चन के अंदर। बस अपन को आइडेंटिफाई करना है कि क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। अगर ये दोनों चीज पता चल गई तो ऑटोमेटिक जो अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि करना क्या है क्वेश्चन में। तो अपना सबसे मेन टास्क होता है कि अप्रोच क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। तो यही है कि क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, दोनों चीजें अगर लिख ली अपन ने तो ऑटोमेटिक अगर आपने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि करना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे असिमेट्रिक पोटेंशियल वेव गिवन है। ठीक है, और ये जो क्वांटम स्टेट है ये गिवन है, ये वेव फंक्शन होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल और बेसिस स्टेट के रूप में लिख रखा है। और ए इज नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट इफ द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज मेजर्ड, जो पार्टिकल है उसकी एनर्जी जो है वो मेजर्ड कर रखी है इसने, ये वाली एनर्जी, और इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी वो ये है। ठीक है, तो ये एनर्जी किसकी है, ये एनर्जी है ग्राउंड स्टेट की, क्योंकि इसके अंदर n = 1 रखते हैं क्या जा यही एनर्जी आ रही, तो ये ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे अपन और उसको कंपेयर कर देंगे x/100 से, तो यहाँ से अपना आंसर आ जाएगा x की वैल्यू। यही तो पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो अपना सबसे मेन टास्क क्या है कि जो क्वांटम स्टेट गिवन है सबसे पहले उसको सोल्व करेंगे और वहां से ग्राउंड स्टेट की करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको कंपेयर कर देंगे x/100 से, तो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सोल्व करते हैं इसको। ये क्वांटम स्टेट गिवन है अपने पास। ठीक है, अब इस वाले को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, इसको कांस्टेंट तो बाहर ले लिया, sin पाई x अपॉन a हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे करूंगा तो sin पाई x अपॉन a और cos पाई x अपॉन मल्टीप्लाई कर दिया, और ऊपर नीचे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि फॉर्मूला बनाना है मेरे को। ठीक है, तो ये कांस्टेंट तो बाहर है ही सही। sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला एक sin 2a का फॉर्मूला बन जाएगा पूरा। sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a into cos a, तो ये यही तो है 2 sin a into cos a, तो इसकी जगह मैं sin 2a लिख दूंगा, तो यहाँ मैंने sin 2a लिख दिया। ठीक है, और वन डायमेंशनल बॉक्स है ना ये, तो वन डायमेंशनल बॉक्स में इसको √2/a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क थोड़ी पड़ने वाला है। इस तरह से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको तो ये तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो 1 ही वैल्यू आएगी। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से √2/a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, क्योंकि जो √2/a ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस, ये वाली फर्स्ट स्टेट के करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शंस बन जाएगी। यहाँ से मेरे पास जो क्वांटम स्टेट है वो आ जाएगी नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट्स और √a/2 φ1 प्लस 1/2 √a/2 φ2। अब मैं जो वेव फंक्शन है उसको नॉर्मलाइज कर दूंगा, तो नॉर्मलाइज तो कोई भी कर सकता है,
इसको कंपेरेबल 1 कर देंगे, तो इसका मोड का स्क्वायर किया और इसका स्क्वायर किया प्लस यहाँ से इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 के कंपेरेबल करके यहाँ से नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट को वापस से जो क्वांटम स्टेट है उसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर यहाँ से जो ग्राउंड इसका मोड का स्क्वायर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, और किसके करस्पॉन्डिंग, ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग, तो इसका मोड का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 8 अपॉन, ये ऐसे तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो 8 अपॉन यह जाएगा 10, ठीक है। और x बाई 100 से कंपेयर करना था, इसकी वैल्यू x बाई 80। इजी प्रॉब्लम था, बस आइडेंटिफाई करना था कि क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है, बस फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन होती है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर, बस फॉर्मूला इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये वगैरह, ठीक है। ये सही है आइडेंटिकल पार्टिकल्स की प्रॉब्लम में। सॉल्व करो। कंसीडर 6 पार्टिकल्स आर शोन बिलो। 6 पार्टिकल्स गिवन है अपने लिए, ठीक है। दो तो 2m मास के और 3 पार्टिकल से नहीं स्मॉल 2m मास के और एक पार्टिकल से 3m मास का 1D बॉक्स है। तो 1D बॉक्स की करस्पॉन्डिंग एनर्जी ये होती है, पता है ये तो अभी, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर। तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स भी क्रिएट कर सकते हैं अपन, ठीक है, ये कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब स्पिन हाफ है, स्पिन हाफ है इसका मतलब फर्मियोन से, और फर्मियोन से तो फर्मियोन्स तो सर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का फॉलो करते हैं। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का अगर फॉलो करते हैं तो एक स्टेट के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, एक स्टेट के अंदर एक ही पार्टिकल्स होगा। अगर स्पिन गिवन है तो फिर 2s+1 से देखेंगे, तो 2s+1 से अगर देखने जाएंगे तो एक स्टेट के अंदर 2 पार्टिकल्स हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 पार्टिकल्स है अपने पास, तो ये मैंने स्मॉल m मास के 2 पार्टिकल्स यहाँ रख दिए एक स्टेट के अंदर, ग्राउंड स्टेट के अंदर। लेकिन जो 2m मास के 3 पार्टिकल्स हैं उसमें से मैं 2 पार्टिकल्स को भी ग्राउंड स्टेट के अंदर ही रख रहा हूँ, और एक ये पार्टिकल्स है ही सही, तो ये 3m मास का भी रख दिया, और एक बचा था ना इसका 2m का, तो ये मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट में भेज दिया। अब मैं यहाँ एक से ज्यादा पार्टिकल्स क्यों रख पा रहा हूँ, क्योंकि मास डिफरेंट डिफरेंट है, और अगर मास डिफरेंट डिफरेंट है तो पार्टिकल्स आर नॉट आइडेंटिकल पार्टिकल्स, पार्टिकल्स जो है वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स है ही नहीं। मैं इसलिए रख पा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो मास है वो अलग अलग गिवन है, और अलग अलग गिवन है तो फिर वो आइडेंटिकल पार्टिकल्स नहीं है। तो इसके तो पार्टिकल्स जो 6 पार्टिकल्स हैं वो अपन ने फिल कर दिए, तो इनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लिख देंगे। तो एनर्जी क्या होता है n1e1 प्लस n2e2, ठीक है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, 2, कितने मास के, m मास के, तो 2 पार्टिकल्स, और एनर्जी कितनी हो जाएगी इनके करस्पॉन्डिंग पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, प्लस 2 पार्टिकल्स जो है वो 2m मास के लिए, तो पाई स्क्वायर h स्क्वायर 2, और जो एनर्जी का फॉर्मूला था ये मास अब की बार 2m से रिप्लेस करने पड़ेगा, तो 2m a स्क्वायर प्लस एक पार्टिकल जो है वो 3m का है, 3m मास का, तो मास की जगह 3m लिख दिया, और जो 2m का एक पार्टिकल्स है वो यहाँ पे 4e0 एनर्जी के करस्पॉन्डिंग भी फर्स्ट एक्सरसाइज स्टेट के करस्पॉन्डिंग जो लेवल है उसमें भी है, तो उस पर भी लिखना पड़ेगा। तो n1 और 4 मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2, और ये 2m का था तो 2m a स्क्वायर, ठीक है। तो पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2m a स्क्वायर जो है उसको मैं कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे कितना बचेगा, इस वाली पूरी टर्म्स को अगर कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा ना, और ये पूरा कॉमन आएंगे तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे कितना बचेगा, ये पूरा जो है वो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बचेगा 1/3, और यहाँ पे ये तो कॉमन आ ही गया, तो यहाँ पे ये 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये बचेगा 2, ठीक है। तो पाई स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 2m स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 16/3, तो ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 8, तो पाई स्क्वायर h स्क्वायर और 3m स्क्वायर और मल्टीप्लाई 8, तो ये आंसर आ जाएगा फिर अपना, ठीक है। ध्यान रखना है, इफ मास इज नॉट सेम देन पार्टिकल्स आर नॉट आइडेंटिकल पार्टिकल्स, और सेम एक ऐसा इक्वेशंस
आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज के अंदर। उसमें क्या होगा, उसमें वो क्वेश्चन के अंदर जो है स्पिन इज नॉट सेम, देन पार्टिकल आर आल्सो नॉट आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अगर मान लो ये 6 पार्टिकल्स हैं, ये 6 के 6 पार्टिकल्स जो है सेम मास के होते हैं, मान लो ये सारा का मास m है, उनमें बोल देता कि इन 3 पार्टिकल्स की जो स्पिन है वो हाफ है और इन 3 पार्टिकल्स की स्पिन 3/2 है, तो भी पार्टिकल्स आइडेंटिकल पार्टिकल्स नहीं है। फिर एक स्टेट जो एक स्टेट के अंदर 2 पार्टिकल से ज्यादा पार्टिकल्स आ सकते थे, तो ध्यान रखना है ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको टेस्ट सीरीज के अंदर। ठीक है, इसमें डायनेमिक्स का क्वेश्चन है। स्पिन डायनेमिक्स के इस तरह के क्वेश्चंस को जस्ट एक फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हैं अपन। मान लो इस तरह की कोई स्टेट गिवन है अपन को, ठीक है, साइन गिवन है अपन को, और अपन से प्रोबेबिलिटी पूछ ले एसएक्स के करस्पॉन्डिंग अप स्टेट में, या फिर एसएक्स के करस्पॉन्डिंग डाउन स्टेट के अंदर, या फिर एसवाई के करस्पॉन्डिंग भी पूछ सकता है वो अप या डाउन में, या फिर एसजेड के करस्पॉन्डिंग पूछ ले अप डाउन के अंदर, किसी के अंदर भी पूछे। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू पुट आउट करनी है। अगर ये वाली फॉर्म साइन की फॉर्म अगर गिवन है तो यहाँ क्या गिवन है, और ये और आइडेंटिफाई कर लेना है जरूर कि जो वेव फंक्शंस गिवन हो वो नॉर्मलाइज्ड हो। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेव फंक्शंस नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, अदरवाइज जो रिजल्ट है वो गलत आ जाएगा और ऑप्शन में भी होगा। तो वेव फंक्शंस नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए, तो यहाँ पे वेव फंक्शंस तो नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m और ये क्या हो जाएगा n, बस। और जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपके अंदर m प्लस n का होल स्क्वायर अपॉन m प्लस n का होल स्क्वायर प्लस m माइनस n का होल स्क्वायर। और अगर डाउन के करस्पॉन्डिंग निकालना हो तो न्यूमरेटर को m माइनस n का होल स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, डिनोमिनेटर तो वही रहेगा, ठीक है। तो इस वाले फॉर्मूले में वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, ये m है n है, तो कैलकुलेशन करनी है तो कोई भी कर लेगा कैलकुलेशन। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ से एस वाई का, अगर वो आ जाए अगली बार क्वेश्चन तो एस वाई अप स्टेट के अंदर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो होगी m माइनस आयोटा n का मोड का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा m प्लस आयोटा n का मोड का स्क्वायर प्लस m माइनस आयोटा n का मोड का स्क्वायर, ठीक है। इस वाई डाउन के करस्पॉन्डिंग इसको रिप्लेस कर देंगे m प्लस आयोटा n का मोड का स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर वो तो वैसे आ जाएगा m प्लस आयोटा n का मोड का स्क्वायर प्लस m माइनस आयोटा n का मोड का स्क्वायर। और एस जेड के करस्पॉन्डिंग भी लिख देता हूँ मैं आपके करस्पॉन्डिंग, तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और डाउन के करस्पॉन्डिंग हो जाएगी m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता रहता है इसके अंदर, एफएससी से आया हो, गेट हो, किसी पीएफआर वगैरह। स्पिन डायनेमिक्स से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह का। ये आ गया हाइड्रोजन एटम्स का क्वेश्चन है। हाइड्रोजन एटम के लिए जो टोटल वेव फंक्शंस होता है उसको साइन एलएम से डिनोट करते हैं अपन, आर थीटा फाई का फंक्शन होता है। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेशन होता है, एक तो रेडियल पार्ट और एक स्फेरिकल हार्मोनिक्स। ये तो होता है रेडियल पार्ट, ठीक है, और ये होता है स्फेरिकल हार्मोनिक्स। यहाँ पे स्फेरिकल हार्मोनिक्स ही गिवन है, तो मैं टोटल के लिए ही बात कर लेता हूँ, फिर उससे इसको भी सोल्व कर लेंगे। ये होता है स्फेरिकल हार्मोनिक्स, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस होता है थीटा एंड फाई स्पेस के अंदर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को जब भी आ जाए, आइगन फंक्शंस किसका है किसका नहीं है, हैमिल्टोनियन का है, एल स्क्वायर का है, एल जेड का है, तो सबसे पहले जो है एन की वैल्यू जो साइन होता है वो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्थोनॉर्मल बेसिस स्टेट के रूप में लिखा होता है। तो जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू देखना है, अगर एन की वैल्यू सेम आ रही है तो आइगन फंक्शन होगा हैमिल्टोनियन का। एन की वैल्यू अगर सेम है तो आइगन फंक्शन होगा हैमिल्टोनियन का। और अगर एल की वैल्यू सेम है, एल की वैल्यू अगर सेम है तो आइगन फंक्शन होगा एल स्क्वायर, एल और पैरेडी का, एल स्क्वायर एल
और पेरियड का। और अगर ml वैल्यू सेम है तो आइगन फंक्शन होगा LZ का। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है और ये क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ से। इस तरह का क्वेश्चन भी आता ही रहता है अक्सर। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, स्फेरिकल हार्मोनिक्स पार्ट दे रखा है, तो एन की तो जरूरत पड़ेगी नहीं हैमिल्टोनियन की। तो यहाँ से एल एम एल गिवन है, तो यहाँ से जो इस तरह से गिवन है अपन को 2 - 2 - 2 ठीक है। यहाँ से ये हो जाएगी एल की वैल्यू, ये एम एल की वैल्यू, एल एम एल की वैल्यू। तो एल की वैल्यू दोनों जगह सेम आ रही है, तो मतलब आइगन फंक्शन होगा एल स्क्वायर का, तो आइगन फंक्शन होगा ठीक है। अब एल जेड का और देख लेते हैं। तो एम एल की जो वैल्यू है यहाँ पे 2 और यहाँ पे -2, यानी कि एम एल की वैल्यू नॉट सेम, देन एल जेड का आइगन फंक्शन नहीं होगा ये ठीक है। तो एल जेड का नहीं हो सकता है क्योंकि एम एल की वैल्यू सेम ही नहीं है। तो ऑप्शन के अंदर क्या आ रहा है, आइगन फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर बट नॉट एल जेड, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है बस, एन की वैल्यू अगर सेम है तो आइगन फंक्शन होगा हैमिल्टोनियन का। एल और एम एल, अगर एल की वैल्यू सेम है तो आइगन फंक्शन होगा एल स्क्वायर एल और पेरियड का। और अगर एम एल की वैल्यू सेम है तो आइगन फंक्शन होगा ओनली एल जेड का। बस ये ध्यान रखना है। ये अच्छा क्वेश्चन है, चेस्ट 23 ट्राई करो तो a quantum particles moving in a one dimensional in a state having the wave functions given है अपन को वन डायमेंशनल का ठीक है। ए बी लैम्डा एंड पी आर ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन हो तो मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन वैल्यू जब भी पूछे, रियल वेव फंक्शंस जो होता है उसकी करस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे जो वेव फंक्शन दे दिया इसने और एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम की पूछी है, तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। अपन को पता है कि जो यहाँ पे लिख देंगे कि मोमेंटम और माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स ठीक है। अब यहाँ पे जो साइन लिखेंगे ये साइन हमेशा इमेजिनरी पार्ट वाला चूज करेंगे ठीक है। एक मिनट में 4 लगा जब भी मोमेंटम को क्या लिखेंगे, माइनस आयोटा एच क्रॉस डेल साइन ओवर डेल एक्स। तो ये जो साइन चूज करेंगे वो इमेजिनरी पार्ट चूज करेंगे यहाँ पे सा ठीक है। अब यहाँ पे ये तो कोई कांस्टेंट हो गया, साइन क्या है, तो ये तो मैं इसको कांस्टेंट बोल दूं, मेरे को तो इमेजिनरी पार्ट से मतलब है ठीक है। तो e की पावर इमेजिनरी पार्ट ये तो है ओनली आयोटा p x अपॉन h क्रॉस। तो बस इमेजिनरी पार्ट का मैंने इंटीग्रेशन कर दिया, इंटीग्रेशन सॉरी इंटीग्रेशन है डिफरेंशिएट कर दूंगा। अगर इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस आयोटा एच क्रॉस और इसका डिफरेंशिएट करूंगा तो कोई कांस्टेंट आ गया और आयोटा p अपॉन एच क्रॉस और e की पावर आयोटा p x अपॉन एच क्रॉस ये आ जाएगा। तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, आयोटा आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ क्या बचा एच क्रॉस, ये तो कैंसिल आउट हो गया ना, तो यहाँ पे बचा p और इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू इसके साथ लेंगे तो साइन और पी साइन ये तो होता है, तो ये इधर जाएगा तो कॉन्जुगेट होगा, तो ये e की पावर माइनस आयोटा पी एक्स अपॉन एच क्रॉस और इधर e की पावर ये माइनस में जाएगा ये प्लस में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ठीक है, 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या बचा पी। अब सेम इसी तरह का क्वेश्चन देखो अभी आया हुआ है एग्जाम में वापस से, ये देखो ये रहा a free particle of a mass m moves along the x axis at a free particle of mass m moves along the x direction at t equals to 0. The normalized wave functions of the particle is given.
ठीक है, ये वेव फंक्शंस गिवन है और एक्सपेक्टेशन वैल्यू मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोला है। खुद से कर सकते हैं इसको। तो बताया था मैंने कि मोमेंटम के एक्सपेक्टेशन वैल्यू के लिए सबसे पहले क्या लिखना है, माइनस आयोटा एक्स डेल ओवर डेल एक्स साइन, और साइन में से कौन सा चूज करना है, इमेजिनरी वाला पार्ट वाला चूज करना है। यहाँ पे साइन क्या है, इमेजिनरी, ये तो कोई कांस्टेंट हो गया, साइन इमेजिनरी हो जाएगा यहाँ से e की पावर माइनस आयोटा अल्फा एक्स, सॉरी माइनस क्यों आएगा, प्लस है ना, तो ये प्लस आ जाएगा। अब इसका डेरिवेशन करना है, डेरिवेटिव करना है, तो क्या आएगा आयोटा अल्फा, और जो ये है इसके साथ नॉर्मलाइज हो जाएगा वापस से, तो आयोटा अल्फा और माइनस आयोटा एक्स क्रॉस पहले से ही था, तो आयोटा स्क्वायर ये प्लस हो जाएगा, तो एक्स क्रॉस अल्फा वैल्यू आ जाएगी। कोई भी कर सकता है इस वाले को, ध्यान रखना है बस कि हमेशा इमेजिनरी पार्ट लेना है जो साइन ले रहे हैं अपन। ठीक है, ये डब्ल्यू के बी का क्वेश्चन है, डब्ल्यू के बी का अच्छा क्वेश्चन है। डब्ल्यू के बी के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो 95% क्वेश्चन कैन बी डन विद इन जस्ट ट्रिक से सोल्व हो। ये जितने भी अप्रोक्सीमेशन मेथड है ना, जनरली इनके क्वेश्चंस ट्रिक से ही सोल्व होते हैं, क्योंकि प्रॉपर मेथड से इनके क्वेश्चनों को अगर करने जाएंगे ना एग्जाम में तो ये बहुत लेंथी हो जाते हैं। फिर ज्यादातर इनके क्वेश्चंस आते हैं ना वो ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इनके, जितने भी अप्रोक्सीमेशन डब्ल्यू के बी हो गया, वेरिएशन हो गया, परटर्वेशन हो गया, इन सब के ट्रिक बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो डब्ल्यू के बी की भी ट्रिक है कि इस तरह का कोई भी इवन पोटेंशियल्स हो, वी ऑफ एक्स, इस तरह का कोई पोटेंशियल्स हो, कोई ये है यहाँ पे, तो ये पोटेंशियल गिवन है, अगर इस तरह का कोई पोटेंशियल हो, जनरली अल्फा ये कांस्टेंट एक्स की पावर m इवन पोटेंशियल है, तो जो एनर्जी की डिपेंडेंसी होगी वो n की पावर पे वो 2m अपॉन m प्लस 2 हो जाएगी। ठीक है, और अगर कांस्टेंट पे अगर देख तो यहाँ पे तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, अभी बताता हूँ। पेपर पर 2025 में आया था इसी पे बेस्ट सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, m 1 हो जाएगा, कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 1 होगा तो 2 इंटू 1 और 1 यानी कि 2/3, तो n की पावर 2/3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ऑप्शन में। ठीक है, अब अगर कांस्टेंट पे डिपेंडेंसी देखनी हो तो 2 अपॉन m प्लस 2 ये होती है, और इसी पे बेस्ड टी अपार 2025 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था इंटीग्रेटेड बीएसटी में, देख लेना चाहिए, इससे हो जाएगा। तो डब्ल्यू के वी के जितने भी क्वेश्चन है वो ट्रिक से सोल्व हो जाते हैं। अगर कोई भी इस तरह की अगर कंप्लीट ट्रिक चाहिए आपको, वी ऑफ एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स की पावर n, तो ये होती है अल्फा n माइनस हाफ एच क्रॉस अंडर रूट पाई अपॉन 2 m अल्फा गामा 1 अपॉन m प्लस 3/2 अपॉन गामा 1 अपॉन m प्लस 1 की पावर 2 m अपॉन m प्लस 2। ये होती है n इक्वल टू 1 2 3 के लिए। इसमें n इक्वल टू 0 के लिए बोला है ना, तो यहाँ पे जो n है उसको रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 से, तो ये कितना हो जाएगा फिर n प्लस हाफ, इसलिए n प्लस हाफ आ रखा है। ठीक है, n इक्वल टू 0 1 2 3 के लिए क्लियर है। और अगर कांस्टेंट भी चाहिए तो फिर ये पूरा फॉर्मूला है इसमें रख देगा, तो आंसर आ जाएंगे आपके। तो डब्ल्यू के बी का यही है। ठीक है, पोटेंशियल गिवन होता है अपन को। कितना टाइम हो गया, 1 बज गए यार। कितना क्वेश्चन बच रहे हैं, हाँ ये टाइम एवोल्यूशन का ये भी देख लेते हैं, ये चेस्ट के अंदर अक्सर आता है रहता है। Let psi1 and psi2 denote the normalized eigenstate of a particles with energy eigenvalue E1 and E2 respectively. E2 greater than E1 है, ठीक है। At time t equals to 0 the particles prepared in the states t equals to 0 पे जो है वेव फंक्शंस गिवन है अपन को, शॉर्टेस्ट टाइम t जो है वो बताना है अपन को। तो इसमें बोला है कि जो टी टाइम पे जो वेव फंक्शंस है वो टी टाइम टी बराबर 0 टाइम पे जो वेव फंक्शन है उसके साथ ऑर्थोगोनल है। ठीक है, तो टी बराबर 0 पे वेव फंक्शंस गिवन है और वेव फंक्शंस नॉर्मलाइज्ड है, कोई दिक्कत है नहीं। तो टी टाइम के बाद वेव फंक्शंस का क्या होने वाला है, इसके लिए क्या करते हैं, जो टी बराबर 0 पे वेव फंक्शंस है उसको e की पावर माइनस आयोटा
ई आई टी अपॉन एच क्रॉस ई की पावर माइनस आयोटा ई आई टी अपॉन एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे टी बराबर 0 पे वेव फंक्शंस को। तो टी टाइम के बाद वेव फंक्शंस का क्या होने वाला है ऑटोमेटिक बता देगा ये, अपन को कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ई की पावर माइनस आयोटा ई आई टी अपॉन एच क्रॉस से मल्टीप्लाई करते ही टी टाइम के बाद वेव फंक्शंस का क्या होने वाला है ऑटोमेटिक बता देगा। और इसने बोला है कि जो साइन टी बराबर 0 है वो ऑर्थोगोनल है साइन टी टाइम के साथ। तो इसका जो ये प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा 0। यहाँ से कंपेयर करके शॉर्टेस्ट टाइम टी कैलकुलेट करना है अपन को। तो निकालते सबसे पहले का क्या काम है, वो टी टाइम के बाद वेव फंक्शंस का क्या होने वाला है वो देख लेते हैं। तो साइन ऑफ टी तो 1/√2 और साई 1 इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे जो साई 1 है इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी है E1 तो की पावर माइनस आयोटा E1 और T इक्वल्स टू इसने बोला है कैपिटल T तो इसको कैपिटल T से रिप्लेस कर दूंगा। साइन 2 की पावर इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी की है E2 तो T से रिप्लेस हो गया। ठीक है, अभी ये टी टाइम पे वेव फंक्शन आ गया ना और टी बराबर 0 पे है ही सही, तो टी बराबर 0 पे तो ये ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल है तो प्रोडक्ट कर देंगे इनका इन प्रोडक्ट 1/2 और अगर इसको केट नोटेशन में शो कर दूं मैं तो इसका जो है डेगर मतलब ब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ब्रा में कन्वर्ट होते ही ये क्या होगा आयोटा का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ भी प्लस हो जाएगा और इसका लेना था अपन को टी इक्वल टू 0 पे जो वेव फंक्शन है उसके साथ प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ से ये इधर जाएगा 0 तो ये तो 0 हो जाएगा और ये इसके साथ क्या होगा साई वन के साथ नॉर्मलाइज्ड तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। साई वन के साथ नॉर्मलाइज्ड हो गया ना, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई। यहाँ पे क्या बचा ई की पावर आयोटा E1 टी अपॉन एच क्रॉस और ये इसके साथ क्या होगा ऑर्थोगोनल, इसके साथ ये क्या होगा ऑर्थोगोनल, इसके साथ ये क्या होगा साई टू नॉर्मलाइज्ड तो 1 हो जाएगी इसकी वैल्यू तो यहाँ से आ जाएगा। अब इसको मैं इस तरफ भेज दूँ तो ये क्या होगा माइनस में चला जाएगा, फिर इसको इधर लेके आऊंगा नीचे यहाँ पे और ऊपर लेके जाऊंगा तो ये माइनस कर दूंगा, माइनस करूंगा तो यहाँ पे क्या बचा -1 तो -1 को क्या लिख सकता हूँ आयोटा 2n-1 पाई और इसने यहाँ पे बोला है कि जो E2 है वो ग्रेटर देन है E1 से, यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ ये क्या बन जाएगा फिर E2 माइनस E1 और ये माइनस हो जाएगा आयोटा अपॉन एच क्रॉस। ठीक है, ए की पावर यहाँ से आयोटा 2n-1 पाई। अब शॉर्टेस्ट टाइम के लिए बोला इसने तो यानी कि n इक्वल टू 0 पुट आउट करूंगा, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस आयोटा पाई और इसको कंपेयर कर दूंगा, कंपेयर करूंगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से टी भी था ना तो शॉर्टेस्ट टाइम डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं एच क्रॉस पाई अपॉन E2 माइनस E1 आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे भी अगर तुम ऐसे भी लिखने जाओ इसको तो एच क्रॉस पाई और E2 माइनस E1 यहाँ से कॉमन लिया माइनस तो टाइम हमेशा नेगेटिव में होता ही नहीं है तो फिर ये एनर्जी वो जो डिफरेंस ही तो है इसकी जगह मैं डेल्टा ई भी तो लिख सकता हूँ तो एनर्जी नेगेटिव होगा ही नहीं तो फिर ये ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 2 को तो आ ही नहीं रहा एच क्रॉस पाई ये ऑप्शन हो जाएगा, ये 2 तो आ ही नहीं रहा। ठीक है, ऐसा डिस्टेंस फिर मिल जाएगा आपको। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी के खूब भर भर के क्वेश्चन आते रहते हैं जेएसटी वगैरह के अंदर। एक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल्स में हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल है द इनिशियली वेव फंक्शंस t बराबर 0 पे जो वेव फंक्शंस है वो गिवन है। ठीक है, इनिशियली गिवन है ना और द वेव फंक्शन इन द ग्राउंड स्टेट एंड फर्स्ट एक्साइज स्टेट हार्मोनिक ऑसिलेटर फॉर द कन्वीनियंस यानी कि कैलकुलेशन इजी करने के लिए जो ये वैल्यू है वो इसने 1 बोल दी और द ऑसिलेटर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स एट टी टाइम। अब वो आ गया ना कि टी टाइम के बाद जो है प्रोबेबिलिटी क्या होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी साइन का मोड का स्क्वायर। अब यहाँ पे अपने पास क्या है एक तो टी बराबर 0 पे वेव फंक्शन से और एक टी टाइम के बाद वेव फंक्शन से दोनों का प्रोडक्ट लेंगे उसका मोड का स्क्वायर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब टी टाइम के बाद वेव फंक्शंस का क्या होने वाला है वो अभी अभी बताया था मैंने
ई की पावर माइनस आयोटा ई आई टी अपॉन एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे टी बराबर 0 पे वेव फंक्शंस को। तो टी टाइम के बाद वेव फंक्शंस का क्या होने वाला है, ऑटोमेटिक बता देगा वो। तो टी बराबर 0 पे वेव फंक्शंस तो है ही सही, ठीक है। तो नहीं, इसने प्रोबेबिलिटी पूछी है ओनली, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी टी टाइम पे। तो यानी कि जो टी टाइम पे वेव फंक्शंस आएगा उसका मोड का स्क्वायर कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगी टी टाइम पे टी इक्वल्स टू पाई टाइम पे। ओके, तो टी टाइम के बाद टी टाइम पे जो वेव फंक्शन है वो क्या होने वाला है, तो e की पावर माइनस आयोटा ई आई टी अपॉन एच क्रॉस से मल्टीप्लाई किया। एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग कितनी है, ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग ई जीरो, और फर्स्ट एक्साइज स्टेट के करस्पॉन्डिंग ई वन। ये कन्वीनियंस के लिए क्या बोल दिया इसने, वन बोल ही दिया था, और टी टाइम जो कितना है वो पाई। यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर देंगे। जब वैल्यू पुट आउट करिए यहाँ से, ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए एनर्जी यही होती है ना, एन प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा। तो यहाँ से ग्राउंड स्टेट में कितनी जाएगी, एच क्रॉस ओमेगा बाई टू यहाँ रखी, टी जीरो की वैल्यू और टी वन की वैल्यू रख दी 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, ये वैल्यू यहाँ रख दी, और ये टी की वैल्यू भी रख दी। यहाँ से आ जाएगा आयोटा ई की पावर माइनस आयोटा पाई बाई टू, और इसकी वैल्यू कितनी होती, इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन पाई बाई टू। तो कोस पाई बाई टू की वैल्यू तो जीरो, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा साइन जीरो लिख दिया, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी कोस थ्री पाई बाई टू माइनस आयोटा साइन थ्री पाई बाई टू, यानी कि कोस थ्री पाई बाई टू की वैल्यू तो जीरो, और साइन थ्री पाई बाई टू की वैल्यू माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगी, तो प्लस आयोटा, तो इसकी वैल्यू प्लस आयोटा हो जाएगी। आयोटा कॉमन ले लिया मैंने, तो साइन वन माइनस साइन जीरो। अब इसका कॉन्जुगेट लेना था, तो आयोटा का कितना हो जाएगा, माइनस आयोटा, और साइन वन माइनस साइन जीरो। अब इनका मोड का स्क्वायर करना था, तो ये कितना हो जाएगा, आयोटा 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 स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन, माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और साइन वन माइनस साइन जीरो का मोड का स्क्वायर, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, साइन वन माइनस साइन जीरो का मोड का स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह टी टाइम के बाद वेव फंक्शंस का क्या होने वाला है, जस्ट ध्यान रखना है कि ई की पावर माइनस आयोटा ई आई टी अपॉन एच क्रॉस से मल्टीप्लाई कर देंगे जो टी टाइम पे जो वेव फंक्शंस गिवन हो उसको। तो टी टाइम के बाद वेव फंक्शंस का क्या होने वाला है ऑटोमेटिक बता देगा ये, और फिर प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मोड का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते रहते हैं, टी टाइम के बाद क्या होने वाला है। ये देखो एक और फिर आ गया, टी टाइम निकालो, वही गिवन है कि टी टाइम के बाद वेव फंक्शन का क्या होने वाला है, उसका उसके साथ प्रोडक्ट ले लो। यहाँ पे क्या गिवन है, कंसीडर स्पिन हाफ पार्टिकल्स इन द प्रेजेंस ऑफ होमोजेनियस मैग्नेटिक फील्ड्स। वो स्पिन हाफ पार्टिकल्स है मैग्नेटिक फील्ड में है, तो वहाँ पे एनर्जी कितनी होगी इसकी, माइनस पी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो म्यू बी वेक्टर म्यू बी। तो यहाँ पे देखो एनर्जी तो ये रही म्यू बी सब में, तो ये टू तो आ ही नहीं सकता। अब यहाँ से इसने बोला है कि इनिशियली इन स्टेट जो टी बराबर 0 पे वेव फंक्शन जो है वो गिवन है, एट वो टाइम टी द पार्टिकल विल बी इन द स्टेट। टी टाइम के बाद जो वेव फंक्शन का क्या होने वाला था, तो ये हो जाएगा। इसने बोला है कि टी टाइम के बाद वेव फंक्शन ये बन रहा है यहाँ पे माइनस साइन। तो टी टाइम के बाद वेव फंक्शन का क्या होता है, e की पावर माइनस आयोटा ई आई टी से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, ठीक है। और ये साइन यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये माइनस वन बचा, ठीक है। अब इसको कंपेयर करके वो वापस से वही माइनस वन को क्या होती है शॉर्टेस्ट टाइम के लिए की पावर माइनस आयोटा पाई, इसकी वैल्यू वन होगी। यहाँ से कंपेयर कर दिया ये, तो कितना हो जाएगा टी एच क्रॉस पाई अपॉन ई, और एक ही वजह अपन पहले फाइंड आउट कर चुके, जो भी ये रख देंगे। तो टाइम इवोल्यूशन के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं हर एग्जाम में। ये रहा पटरेशन थ्योरी का क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, ट्राई करो। एक मिनट का टाइम है तुम्हारे पास। पानी पी लेते हैं। क्या है, एक पार्टिकल ऑफ मास m is confined in a potentials, एक मास m का पार्टिकल से सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल के अंदर कन्फाइंड है, ठीक है।
माइनस एल बाई टू से प्लस एल बाई टू के अंदर परटर्वेशन जो है इंट्रोड्यूस करवा रखा है इसमें स्मॉल परटर्वेशन ए एक्स has been applied to the systems. Let the first and second order corrections to ground state and ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन और सेकंड ऑर्डर करेक्शन जो है वो कैलकुलेट करने के लिए बोला है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी इन द ग्राउंड स्टेट कैलकुलेट करना हो तो वो हमेशा नेगेटिव होगा। याद कर लेना इस चीज को हमेशा कि ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। तो इस वाले ऑप्शन में क्या दे रखा है इसने पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन गलत। इस वाले के अंदर क्या दे रखा है पॉजिटिव, तो ऑप्शन गलत। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। तो बचे क्या दो। तो प्रोबेबिलिटी सही होने की कितनी हो गई 50% प्रोबेबिलिटी है अपने पास। अब फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर इन करेक्शन इन एनर्जी होता है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एच प्राइम। अगर कांस्टेंट परटर्वेशन है तो 1D बॉक्स है तो यहाँ पे परटर्वेशन कितना था ए, मतलब एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एक्स। और इस तरह का अगर यानी कि जो सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है ना ये, तो इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसके एक्सपेक्टेशन वैल्यू 0 हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी में कितना आ गया 0। दो ऑप्शन में से कितना हो जाएगा 0। कितना आसान क्वेश्चन है। सोल्व करने जाओगे तो फिर कितना लेंथी हो गया। सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है समेशन एन नॉट इक्वल टू एम और साई एम एच प्राइम साई एन का मोड का स्क्वायर अपॉन ई एन माइनस ई एम। ये होता है अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन दिस एंड दिस। ये परटर्वेशन है ही सही, ये एनर्जी हो जाएगी अनपर्टर्ब्ड। तो हमेशा उससे बढ़िया है कि ध्यान रख लो सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी इन ग्राउंड स्टेट इज ऑलवेज नेगेटिव। ये वापस से वही WKB का क्वेश्चन से ध्यान रख लेना, इसको कर लेना खुद से। कितने क्वेश्चन और बच रहे हैं अभी। ये वाला क्वेश्चन और देख लो हार्मोनिक ऑसिलेटर का। टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है अपने को। 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर गिवन है। टू डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है m प्लस n प्लस 1 h क्रॉस ओमेगा। और m और n की वैल्यू कितनी होती है 0 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे इसने एनर्जी दी है 9 h क्रॉस ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जो है डीजेनरेसी कैलकुलेट करनी है। तो 9 जो 2D हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसकी एनर्जी को इसकी कंपेयर कर दो तो h क्रॉस ओमेगा से क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो m प्लस n क्या आ गया अपने पास 8। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। तो जो ये पोटेंशियल से, अब ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये पोटेंशियल से ट्रंकेटेड पोटेंशियल्स यानी कि हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल से और हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल्स होता है वो एन की ओड वैल्यू ही एक्सेप्ट करता है। तो ये जो पोटेंशियल है वो ओड वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ओनली 1 3 5 7। इवन वैल्यू को लेगा ही नहीं, ये बाउंड्री कंडीशंस की वजह से। ठीक है, तो ओड वैल्यू को लेगा तो इस कंडीशन को कितनी जो वे है वो सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। तो एक तो 1 और 7 और 7 1 8 हो रही है ये भी, और एक 3 5 5 3। तो ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है। चार तरीके हो गए। अब मैं बोल दूं कि 2 6 ये भी 8 हो रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये इवन है तो ये सेटिस्फाई करेगा नहीं। और एक 1 कितना हो गया 4 4, तो ये भी इवन है तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। कितने डीजेनरेसी आ रहे हैं अपने पास, 4 ही तरीके हैं, इसके अलावा है नहीं। तो ध्यान रखना है कि जब भी ट्रंकेटेड जो पोटेंशियल्स हो तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एन की वैल्यू होती है वो ओड वैल्यू को एक्सेप्ट करता है, इवन वैल्यू को नहीं लेगा वो। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये है आइडेंटिकल पार्टिकल्स का सही क्वेश्चन। तो
10 identical particle of mass m are placed in a one dimensional harmonic oscillator potentials. अब देखो ये पोटेंशियल्स अगर तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, ऊपर वाला क्वेश्चन अगर समझ पाए हो तो ये पोटेंशियल भी ट्रंकेटेड जो पोटेंशियल्स है वही है, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल्स ये है भी। इसके करस्पॉन्डिंग जब एनर्जी लिखने जाएंगे, वन डायमेंशनल लेना है तो एन की जो ओड वैल्यू है उसी को एक्सेप्ट करेगा है, ध्यान रखना है। यही तो कहानी है ना, एन इक्वल टू 1 0 1 2 3 4 5 6, तो 1 को एक्सेप्ट करेगा, 3 को, 5 को, 7 को, 9 को, इनको एक्सेप्ट करेगा, इवन वैल्यू को लेगा ही नहीं। ठीक है, ये चीज समझ आ गई ना। इफ दीज पार्टिकल्स आर ग्लूऑन इनिशियली, जो 10 पार्टिकल्स है वो ग्लूऑन है, ग्लूऑन है तो ग्लूऑन की स्पिन कितनी होती है, स्पिन 1 होती है। स्पिन अगर 1 है तो दैट मींस वो बोसॉन पार्टिकल्स हैं। अगर बोसॉन है तो फिर वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे, और अगर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे तो 10 के 10 पार्टिकल्स एक स्टेट के अंदर आ सकते हैं। अगर एक स्टेट के अंदर आ सकते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी वो कितनी हो जाएगी, ग्राउंड जो यहाँ पे 10 पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे ग्राउंड स्टेट के अंदर आ जाएंगे, और ग्राउंड स्टेट के करस्पॉन्डिंग एनर्जी मैंने लिखी 3/2 क्रॉस ओमेगा। कहाँ से, वहां से, यहाँ से n प्लस हाफ एच क्रॉस ओमेगा से, क्योंकि जीरो वैल्यू नहीं ले रहा है तो एच क्रॉस ओमेगा बाई 2 नहीं होगी, क्योंकि ये ट्रंकेटेड पोटेंशियल से, हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल से और वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ओनली बाउंड्री कंडीशन की वजह से। सो n इक्वल टू 1 पुट आउट करने पड़ेगा ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो 3/2 ग्राउंड स्टेट होगी, फिर 7/2 फर्स्ट स्टेट ये हो जाएगी। तो फर्स्ट केस अपने पास बोसॉन था, बोसॉन पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करता, तो 10 के 10 पार्टिकल्स कहाँ जाएंगे ग्राउंड स्टेट के अंदर, तो 10 इंटू 3/2 एच क्रॉस ओमेगा, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी दी है इसने एप्सिलॉन नॉट, यानी कि एप्सिलॉन नॉट जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी हो जाएगी 15 एच क्रॉस ओमेगा। अब इसमें बोला है कि जो ग्लूऑन है, ऑल ग्लूऑन आर रिप्लेस्ड बाय स्पिन हाफ क्वार्क्स। अगर सारे के सारे ग्लूऑन को स्पिन हाफ से रिप्लेस कर देंगे तो वो क्या हो जाएंगे, फर्मियोन्स। अगर फर्मियोन्स हो गए तो एक स्टेट के अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे, एक स्टेट के अंदर एक ही पार्टिकल्स होगा। लेकिन अगर स्पिन गिवन है तो फिर 2s प्लस 1 से देखेंगे, और 2s प्लस 1 से अगर देखेंगे तो कितने पार्टिकल्स होंगे, 2 पार्टिकल्स, और अपन को फिल कितने करने हैं, 10 पार्टिकल्स। तो यहाँ से 2 पार्टिकल्स यहाँ पे ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट एक्साइटेशन में 2, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में, फिर 4 में, और इनके करस्पॉन्डिंग एनर्जी लिख देंगे n1 E1 प्लस n2 E2 करके। ठीक है, तो n1 में 2 पार्टिकल्स हैं तो 2, और मल्टीप्लाई किया 3/2 एच क्रॉस ओमेगा से, इसमें 2 पार्टिकल्स से मल्टीप्लाई किया 7/2 से, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से 2 से तो हर जगह 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एच क्रॉस ओमेगा जो है उसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ से कितना बचा, 3 प्लस 7 कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 21, और इसमें जोड़ा तो कितना 10, तो 31 और 36, और इसमें फिर 10 जोड़ा तो कितना हो गया 46, और फिर 4 जोड़ा तो 50, और 5 55 एच क्रॉस ओमेगा। अब देखो जब स्पिन ऑफ से रिप्लेस किया तो एनर्जी कितनी है 55 एच क्रॉस ओमेगा। अब इस 55 को मैं ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दिक्कत है, क्या कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये अपने पास क्या बन गया, जब ग्लूऑन था उसकी करस्पॉन्डिंग ग्राउंड करस्पॉन्डिंग एनर्जी बन गई ना, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको 15 एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूँ ना। तो इसको कट करूंगा तो क्या बन जाएगा 11/3 एप्सिलॉन नॉट। यही तो आंसर है। अच्छा क्वेश्चन है ये, प्रैक्टिस बढ़िया हो जाती है इससे क्वेश्चनों से। पूरा अब आइडेंटिकल जितना भी था वो सारी प्रैक्टिस हो गई इससे, एक क्वेश्चन से ही। ये परटर्वेशन थ्योरी का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन भी अक्सर आता रहता है। तो परटर्वेशन में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ इसका, कि अपने पास असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल हो, ठीक है, और कांस्टेंट जो परटर्वेशन है वो इंट्रोड्यूस करवा रखा हो, तो उस वाले केस में जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एनर्जी में कैलकुलेट करते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं स्ट्रेंथ ऑफ परटर्वेशन,
into length of perturbation अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वेल, टोटल लेंथ लिख देंगे वेल की, ठीक है, ये रहा। परटर्वेशन अगर कांस्टेंट है, असिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी होता है स्ट्रेंथ ऑफ परटर्वेशन इनटू लेंथ ऑफ परटर्वेशन अपॉन टोटल लेंथ ऑफ वेल। अब इस वाले में देखते हैं, देखो ये अपने पास 0 से L/2 का एक बॉक्स है इस तरह से, ठीक है। अब इस वाले केस में जो है, जो परटर्वेशन है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वी नॉट है, वी नॉट का ही तो परटर्वेशन इंट्रोड्यूस करा रखा है इसने, ठीक है। तो परटर्वेशन हो गया इसमें वी नॉट। अब जो परटर्वेशन इंट्रोड्यूस करवा रखा है उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ यहाँ से 0 से L/2 तो है, इतने में ही तो परटर्वेशन है, तो उसकी लेंथ हो गई L/2। अब जो टोटल वेल है उसकी लेंथ कितनी है, एल है, तो कितना आंसर आ गया, V0/2। टोटल एनर्जी पूछी है ना इसने करेक्टेड, जो परटर्वेशन इंट्रोड्यूस करवाने के बाद, तो वो होती है जो परटर्वेशन इंट्रोड्यूस नहीं कराया उसके पहले की एनर्जी प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी, इस तरह से सेकंड ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी। तो ये 1D बॉक्स है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी कितनी होगी, राउंड स्टेट में π² h² 2ml² प्लस V0/2। परटर्वेशन की वजह से ये एनर्जी आ रही, ये इसकी वजह से बिना परटर्वेशन की वजह से आ रही है, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। और ये रहने वाली है अपनी टेस्ट सीरीज द कैंपस ए पे, वो भी अफोर्डेबल प्राइस के साथ। तो आप विजिट कर सकते हो द कैंपस वेबसाइट। इसमें क्या क्या रहने वाला है, 11 टेस्ट रहेंगे, और जो शेड्यूल से ये है ही सही। और अगर आप ऐप पे जाके देखोगे तो वहाँ पे जो आपको 2 टेस्ट है वो फ्री मिल जाएंगे, आप उनसे देखो क्वेश्चंस का लेवल, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। ये ऐप का इसकी PDF है वो आपको मिल जाएगी। अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कुछ भी, तो इस वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, 999928973558, ठीक है। व्हाट्सएप इसी पे कर लेना, इस पे मिल जाएगी आपको PDF वगैरह जो भी चाहिए इसकी। और ये साइड है ही सही द कैंपस, ये प्ले स्टोर पे ऐप है, आप जाके देखो, यहाँ पे 2 फुल लेंथ जो है टेस्ट आपको फ्री मिलेंगे, उनको दे के देखो, क्वेश्चंस का लेवल है, मजा आ जाएगा। वही जो इसमें से ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स थी वो ग्रिप इसकी बुक्स की, स्टैंडर्ड बुक्स की प्रॉब्लम्स मिलेगी आपको। प्रॉब्लम्स का जो लेवल है वो बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको खुद को मजा आ जाएगा एक बार प्रॉब्लम्स सोल्व करके देखोगे तो, ठीक है। डायरेक्ट प्रॉब्लम मिलेगी आपको टेस्ट वगैरह एग्जाम में। तो ये वेबसाइट पे विजिट करके देखो, अपने पे ऐप डाउनलोड कर लो अगर किसी को दिक्कत है तो, द कैंपस प्ले स्टोर पे है ही सही। और जस्ट इसकी प्राइस भी क्या है, अफोर्डेबल प्राइस है 179, इससे ज़्यादा तो आजकल हॉटस्टार का रिचार्ज हो जाता है, ठीक है। एंड करते हैं इसको यहीं पे।